दोस्तों नमस्कार। कोई सामान्य वक्त होता तो इस देश की सरकार गिर चुकी होती। अगर सामान्य वक्त होता तो प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके होते। अगर सामान्य वक्त होता तो इस देश की तमाम प्रीमियर जांच एजेंसी एक के बाद एक छापे मार रही होती। अगर सामान्य वक्त होता तो इस देश के भीतर में कानून व्यवस्था को लेकर उठते हुए सवालों पर सुप्रीम कोर्ट भी सुओ मोटो लेकर सुनवाई शुरू कर देता। अगर सामान्य वक्त होता तो इस देश के भीतर मीडिया के टेलीविजन स्क्रीन पर हर क्षण इस देश के तमाम फ्रॉड लोगों का नाम रेंग रहा होता। अगर सामान्य वक्त होता तो इस देश के भीतर में तकरीबन 1500 बड़ी कंपनियों पर ताला लगाने की नौबत आ चुकी होती। अगर सामान्य वक्त होता तो इस देश में चुनाव आयोग के भीतर भी हड़कंप मच गई होती। अगर सामान्य वक्त होता तो इस देश के भीतर तुरंत चुनाव का ऐलान भी हो जाता। सब कुछ तभी जब सामान्य वक्त होता। यह कैसे संभव है कि इस देश के भीतर में ईडी जिसके यहां छापा मारती है, उसी कंपनी को चंद दिनों के बाद कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। यह कैसे संभव है कि आईटी जिस पर दबिश देती है, वह कंपनी एक झटके में अपने यहां से और पैसा निकालकर पॉलिटिकल फंडिंग कर देती है। यह कैसे संभव है कि इस देश के भीतर में कानून अपने तौर पर तमाम शेल कंपनियां जो गैर कानूनी तरीके से काम कर रही हो, जिसका ब्लैक मनी दुनिया भर में रोटेट हो रहा हो, वो तमाम चीजें खुले तौर पर बकायदा एसबीआई के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए इस देश की पॉलिटिकल फंडिंग के हिस्सेदारी में आगे बढ़ चढ़कर दिखाने की कोशिश में लगी हुई हो, और यह सब कुछ बरस दर बरस चल रहा हो। यह कैसे संभव है इस देश के भीतर की इकोनॉमी और उसकी इकोनॉमी के दायरे में इस देश की तमाम पॉलिसी जब पैरालाइज होकर नजर आ रही हो, बावजूद इसके इस देश में हर मिनट 51,000 रुपए से ज्यादा पॉलिटिकल फंडिंग हो रही हो। यह कैसे संभव है हर घंटे 30 लाख रुपए से ज्यादा की पॉलिटिकल फंडिंग इस देश में तमाम वो कंपनियां कर रही हो जिस पर कानूनी तौर पर दबिश हो। यह कैसे संभव है कि हर दिन तकरीबन 7.5 करोड़ रुपए की पॉलिटिकल फंडिंग इस देश के भीतर उन कंपनियों के जरिए हो रही हो जो कि कानूनी तरीके से गैर कानूनी रूप में काम कर रहे हो, और सरकार मदमस्त हो, मीडिया मदमस्त हो, इस दौर में कहीं कोई आवाज आपको सुनाई ना दे और एक झटके में आपके सामने अगर पूरी फहरिस्त आकर खड़ी हो जाए तो आप चौंक जाएं। इस देश के टॉप 5 इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदने वालों में से 3 पर ईडी, सीबीआई और आईटी छापा मार चुकी हो। इस देश के टॉप 30 बड़ी कंपनियों में से जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड ले रहे थे उसमें 14 पर ईडी और आईटी दबिश डाल चुकी हो। इस देश के भीतर में तकरीबन 1300 कंपनियों में से 750 कंपनियां कहीं ना कहीं किसी ना किसी रैकेट के जरिए जुड़ी हुई नजर आ रही हो। यह कैसे संभव है? सब कुछ चल रहा है लोकतंत्र के नाम पर, चुनाव के नाम पर, राजनीति के नाम पर, सत्ता में बने रहने के लिए, और यह पैसा है किसका? इस पैसे के आश्रय किस किस को बंदर बांट किया जाता है? क्या वाकई इस देश में मीडिया के पास जो पैसा सरकारी विज्ञापनों के जरिए जाता है, वो पैसा कहां से आता है? वो पॉलिटिकल फंडिंग कौन करता है? और पॉलिटिकल फंडिंग करने वाला अगर गैर कानूनी तरीके से काम कर रहा है तो फिर उसके बाद उसकी फंडिंग के आश्रय जिस मीडिया के पास पैसा जाता है या जो भी प्रचार प्रसार इस देश के भीतर में नजर आता है, अगर सब कुछ फ्रॉड है तो मतलब क्या है? क्या लोकतंत्र इतना खोखला है, या इस देश की राजनीतिक सत्ता ने या राजनीति करने वालों ने इस देश को इतना खोखला बना दिया कि सिर्फ और सिर्फ कानून दिखाने भर के लिए है और कानून के आश्रय भी वसूली होगी? यानी फ्रॉड करो और चंदा दो, क्या ऐसी परिस्थिति आ गई है? जिस तरीके से जो जानकारी निकल कर आई वो चौंकाने वाली नहीं है, बल्कि हर दिन रूबरू इस देश का हर आम शख्स हो रहा है। लेकिन बोले कौन? और बोले कोई नहीं। तो इस दौर में जब सुबह से लेकर रात तक सरकार के गुणगान में इस देश का मीडिया लगा हुआ और वो मीडिया सवालों पर खामोशी बरत रहा हो, तब एक सवाल यह भी होगा कि क्या इस तरीके की परिस्थिति में भारत का लोकतंत्र
सत्ता और राजनीति के आश्रय बंधक बना लिया गया है? ये सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब देगा कौन? क्योंकि एक एक फहरिस्त को अगर आप परखना शुरू कीजिएगा तो पहली जानकारी तो यही आपको लेकर चौंका देगी कि दरअसल जो सच अभी तक सामने आया है वो पूरा सच नहीं है। अभी भी हजारों करोड़ रुपए के इलेक्ट्रल बॉन्ड किसने लिए, किसने दिए, वो अभी भी छुपे हुए हैं, क्योंकि पूरी रकम सामने नहीं आई है। रकम तो आई है 12,789 यानी 1,000 करोड़ से ज्यादा की परिस्थितियों का इलेक्ट्रल बॉन्ड जो अलग अलग दायरों में है वो किसी को नहीं पता है। तो क्या राजनीतिक तौर पर इस देश की यह बड़ी हार है? क्योंकि लगभग 3,500 करोड़ रुपए अब भी छुपे हुए हैं। लेकिन सवाल सिर्फ छुपे हुए भर का नहीं है, सवाल तो इस दौर में है जो भी सामने आ गया अगर उन बातों पर इंगित भी करना शुरू करें तो पहले यह समझ लीजिए कि इस देश का पूरा खेल जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए था वह 16,518 करोड़ का था। जो सामने आया वो 12,769 करोड़ का है। जो छुपा हुआ है वह 3,749 करोड़ का मामला छुपा हुआ है। और यहां से बात शुरू होती है कि कौन लोग हैं जिन पर ईडी छापा मारती है और अगले दिन वह इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद लेते हैं या उनको कोई काम मिल जाता है। मसलन सबसे बड़ी कंपनी इस देश की जो इलेक्ट्रल बॉन्ड ले रही थी वह फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है। 1,368 करोड़ वह देती है, जबकि जुलाई 2019 में ईडी उस पर छापा मारती है, 250 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त करती है। फिर 2 अप्रैल 2022 में फिर छापा मारा जाता है, 409 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की जाती है। और वो लगातार इस दौर में इलेक्ट्रल बॉन्ड ले रहा है, पैसा दे रहा है, पॉलिटिकल फंडिंग कर रहा है। दूसरा नाम इस देश के भीतर में अलग अलग कंपनियों में मेगा इंजीनियरिंग का आया। ईडी रेड ने तो उस पर भी की थी अक्टूबर 2019 में। वेदांता का नाम आया। ईडी की रेड तो वहां पर भी सबसे पहले याद कीजिए 2018 में हुई थी, फिर 2022 में हुई थी। जिंदल स्टील एंड पावर, उस पर भी ईडी ने अप्रैल 2022 में रेड की थी। ऋतिक प्रोजेक्ट है, उस पर अक्टूबर 2018 में आईटी रेड हुई थी। इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में बड़े नाम हैं। अरविंदो फर्मा आपके जहन में आएगा जो दिल्ली लीकर से जुड़ा हुआ था। ईडी ने तो उसको डायरेक्टर तक को अरेस्ट कर लिया जो पी सार्थ रेड्डी है, नवंबर 2022 में। रेशमी सीमेंट है, ईडी ने जुलाई 2022 में उसके खिलाफ कार्रवाई की। शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स है, जनवरी 2023 में सबसे ताजा रेड तो उसी पर हुई, बावजूद इसके वो पॉलिटिकल फंडिंग कर रहा है। इस देश के भीतर में अलग अलग कंपनियों के आश्रय अगर परखेंगे तो आपके जहन में एक बात और आएगी कि एवरेज 45% कंपनियां किसी न किसी ऐसे दायरे में हैं जिनको नोटिस गया है, छापे पड़े हैं, कुर्की जब्ती की गई है, बावजूद इसके वह आंखों के तारे बने हुए हैं इस देश की राजनीतिक प्रोसेस के भीतर में, गवर्नेंस के भीतर में। तो क्या राजनीतिक तौर पर यह देश चलाने वाले वही लोग हैं जो इस देश में ब्लैक मनी के आश्रय अपने नेटवर्थ को बढ़ाते हैं? क्योंकि जिन माध्यमों से पैसा आया, जिन कंपनियों से जारी हुआ पैसा, उसकी एक बड़ी फहरिस्त है जिसकी जानकारी आपको मिल नहीं पाएगी। और तो और इस दौर में तो यह भी निकल कर आया कि एक पाकिस्तान की भी पावर कंपनी है, उसके जरिए भी डोनेशन हो रहा है। कोई रोक टोक इस दौर में है या नहीं है? क्योंकि राजनीतिक तौर पर ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर कभी नहीं थी। और अगर आप बरस दर बरस भी परखना शुरू करें तो जो पैसा देने वाला होता है वह इस देश में 1,000 रुपए के इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं खरीदता है, 10,000 रुपए के नहीं खरीदता है, 1,00,000 रुपए के नहीं खरीदता है। खरीदता तो है, बहुत छिटपुट लोग खरीदते हैं, लेकिन 1 करोड़ के बॉन्ड खरीदने वाले इस देश के भीतर में जिनकी तादाद है या जो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद लिया गया उसको देखिएगा तो 14,000 से ज्यादा के इलेक्ट्रल बॉन्ड 1 करोड़ के खरीदे गए। और इतनी तादाद में बाकी कोई नहीं, 1,000 खरीदने वाले इलेक्ट्रल बॉन्ड सिर्फ 156 लोग हैं। 263 ने सिर्फ 10,000 रुपए के इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे और 14,000 से ज्यादा 1 करोड़ के इलेक्ट्रल बॉन्ड, 10 लाख के इलेक्ट्रल बॉन्ड भी हैं, लगभग 8,121। ये मैसेज क्या है? मैसेज बहुत साफ निकल कर आ रहा है कि जो बड़ी तादाद में इस देश के भीतर में सुविधाएं चाहते हैं, जो दायरे में है, कानूनी तौर पर गलत कर रहे हैं, वह एक मुश्त पैसा देकर संदेश बहुत साफ तौर पर मौजूदा सत्ता को पहुंचाना चाहते हैं। वो सत्ता अलग अलग हिस्सों में बटी हुई है। बड़ी हिस्सेदारी
देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो दिल्ली में जिसकी सत्ता बीजेपी है उसके साथ जुड़ी है। लेकिन इसका एक दूसरा चेहरा भी इस पूरे बॉन्ड की प्रक्रिया में निकल कर आया कि दरअसल वो तेलंगाना की सरकार एक वक्त बीआरएस की हो या फिर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में हो, वहां पर भी जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड दिए गए, क्योंकि उस फेरिस्त में अगर उनका नाम देखिएगा तो वो टॉप 5 के भीतर में आते हैं, यानी बीजेपी है, कांग्रेस है, टीएमसी है, बीआरएस है। ये मैसेज है कि स्टेट लेवल पर भी वही सोच है, यानी डेमोक्रेसी तार तार है, या इस दौर में बिक चुकी है, या ब्लैक मनी के आश्रय चल रही है, या पैसा और पूंजी सिर्फ इस दौर में इसी तरीके से चाहिए, इसके अलावे कोई रास्ता बचता नहीं है। हमारी टीम लगातार इस बात को कल से अध्ययन कर रही थी कि आखिर में इसका निचोड़ अगर हम लोग निकालना शुरू करेंगे तो किन 5 पॉइंट में निचोड़ निकलेगा। पहला निचोड़ निकलता है कि इस देश के भीतर में जो कानूनी तौर पर स्वायत्त संस्थाएं हैं, जांच एजेंसियां हैं, वह भी क्या करप्ट हो चुकी है। यह कैसे संभव है कि उनकी लिस्ट में जो करप्ट कंपनियां हैं, उन करप्ट कंपनियों की जानकारी सरकार के पास ना हो, जबकि फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत वो तमाम कंपनियां आती हैं। उन कंपनियों द्वारा जो नाम करप्शन की लिस्ट में डाले गए और वो नाम अदालतों तक में मौजूद हैं, उनको अलग अलग जगहों पर कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिल रहा है या कैसे मिल गया, इसकी एक बानगी हमको लगता है सिर्फ एक बता देनी चाहिए आपको, जिससे आपके जहन में कुछ चीजें और सामने होगी। जैसे मेगा इंजीनियरिंग है, 140 करोड़ रुपए अप्रैल 2023 में यह देता है और मई 2023 में इसको 14,400 करोड़ का ठाणे बोरीवली ट्विन टेबल का प्रोजेक्ट मिल जाता है। जिंदल स्टील पावर 7 अक्टूबर 2022 को 25 करोड़ देता है, 10 अक्टूबर को इसको गारे पलमा जो कि कोल माइंस है वह इसको मिल जाती है। एक ऐसी लंबी फहरिस्त है जिनको जो प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे, क्यों मिल रहे थे अगर वो लिखते। पहला सवाल, इस देश की जांच एजेंसियां भी क्या कानून के मातहत कार्रवाई तो करती है, लेकिन वो कार्रवाई सत्ता के लिए कहीं ना कहीं एक बेहतरीन मुनाफे की स्थिति में लाकर खड़ा कर देती है, जिसके बाद वसूली भी हो सके और जिसके बाद वह उसको कुछ लाभ भी दे सके, यानी नेक्सस बड़ा क्लियर है। यह पहली हिस्सेदारी है। दूसरी बड़ी बात, इस दौर में जब कानून अपना काम करता है और इस देश के भीतर की लगभग इस पूरी फेरिस्त के भीतर जो हमारी टीम ने निकाला वो 57 कंपनियां ऐसी है जिसको बार बार आईटी ने नोटिस भेजा, जिस पर सीबीआई ने दबिश दी, ईडी ने बकायदा मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत की। बावजूद इसके उनको ना सिर्फ प्रोजेक्ट मिले बल्कि उनके साथ उनके नेटवर्थ में बढ़ोतरी भी होती चली गई, और यह बढ़ोतरी लगभग 60% के लिहाज से सालाना तौर पे आगे बढ़ती चली जाती है। राजनीतिक तौर पर ऐसी स्थिति तो पहले कभी नहीं थी। यह दूसरी परिस्थिति है जो नेक्सस के आगे इस देश के कानून को लचीला ढीला बना देती है। और तीसरी परिस्थिति हैरान करने वाली है, क्योंकि यह सरकार ही 2014 में ब्लैक मनी को बोलते हुए आई थी और पहली कैबिनेट में इसने एसआईटी बनाई थी, लेकिन उस एसआईटी को लेकर इस देश के भीतर कितनी ब्लैक मनी आ गई यह तो दूर की बात है। स्विस बैंक में काला धन भारतीयों का बढ़ गया। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर 20 दुनिया के देश जो अलग अलग तरीके से जहां पर पैसा छुपाया जाता है वहां पर कीमतें बढ़ गई। इसी दौर में जिन कंपनियों ने इस देश को छोड़ा, कर्ज लेकर भाग गए, उन कंपनियों ने देश छोड़ने और भागने की प्रक्रिया से पहले जो कर्ज ले रहे थे उसकी हिस्सेदारी भी इस दौर में तकरीबन 22 कंपनियों के साथ जुड़ी हुई है। वो पॉलिटिकल फंडिंग कर रहे थे और जब सारी चीजें पकड़ में आई तो चले गए, और उसके बाद कोई जरूरी नहीं, क्योंकि एक लंबी फेरिस्त है कंपनियों की जिसमें आपको पता ही नहीं चलता है कि ये दरअसल कौन सी कंपनी है, कौन चला रहा है, किस रूप में चला रहा है। इन कंपनियों की फेरिस्त को अगर परखें, इसको हमारी टीम ने परखना शुरू किया और बताया कि ये आप बता नहीं पाएंगे कि ये लोग एक्चुअल में अननोन इंटाइटीज हैं। उसमें खास तौर से पेंगविंग ट्रेडिंग एंड एजेंसी लिमिटेड, कामा क्रेडिट एंड प्रमोटेड प्राइवेट लिमिटेड, एलसीसी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, मॉडर्न रोड मेकर्स प्राइवेट लिमिटेड, एनईएक्सी डिवाइसेस प्राइवेट लिमिटेड, स्वेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, सफल गोयल रियलिटी एलएलपी, शिरडी साई इलेक्ट्रिक लिमिटेड, ट्रांसवेज एक्सिम प्राइम, सैमसंग इंफ्रास्ट्रक्चर,
सैसमेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, अवीज ट्रेनिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स एसएन मोहंती, ऋतिक प्रोजेक्ट, चेन्नई ग्रीनवुड्स, रुंगटा सन्स, ये अननोन है। और इस फेरिस्त को जब आप और आगे बढ़ेंगे तो एक जहन में आपके आएगा, इस देश के भीतर इंडिविजुअल्स भी करोड़ों रुपया दे देते हैं। और उनकी फेरिस्त को अगर देखिएगा, मसलन किरण मजूमदार शाह, यह भी 6 करोड़ रुपया पॉलिटिकल फंडिंग करती हैं। अनीता हेमंत शाह, यह भी 8 करोड़ से ज्यादा का करती हैं। हरमेश राहुल जोशी ये 10 करोड़ करते हैं। राहुल जगन्नाथ जोशी, यह भी 10 करोड़ रुपया देते हैं। राजू कुमार शर्मा, यह भी 10 करोड़ रुपया देते हैं। राजेश मनालाल अग्रवाल, यह भी लगभग 13 करोड़ रुपए देते। इस तरीके से अलग अलग नाम है, और होते होते लक्ष्मी निवास मित्तल तक बात जाएगी तो वो उनके नाम के आसरे 35 करोड़ रुपए जुड़े हुए हैं। केआर रजत जेटी लगभग 25 करोड़ है। राहुल भाटिया 20 करोड़ है। यह मैसेज क्या है? क्या इस देश के भीतर में इतनी बड़ी पूंजी है जिसको देने में कोई घबराहट किसी को किसी रूप में नहीं होती है, और इस तरीके से चीजें चलती चली जाती हैं? आप कह रहे होंगे क्यों इंडस्ट्रियलिस्टों को घेरा जाए, क्यों व्यापारियों को घेरा जाए, क्यों ब्लैक रैकेटियर्स, मार्केटिंग करने वालों का जिक्र किया जाए? अगर इसको नहीं घेरते हैं तो इसके ठीक समानांतर आपको राजनीतिक दलों का नाम लेना पड़ेगा। और राजनीतिक दलों की फहरिस्त में इस देश के भीतर में टॉप मोस्ट पर बीजेपी खड़ी है, उसके बाद कांग्रेस टीएमसी है, फिर बीआरएस है, फिर डीएमके है। यह मैसेज इस देश के भीतर में इतना बड़ा है कि वाकई इस देश के भीतर में अगर पहले दिन से सवाल सरकारों से पूछे जाएं तो इसके बाद कोई यह कहेगा नहीं, और गर्व के साथ इस बात की जानकारी निकल कर नहीं आएगी कि शेल कंपनियां काम कर रही हैं, पैसा आ रहा है, रोटेट हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। वो हवाला का पैसा है, ब्लैक मनी पैसा है, किन माध्यमों से पैसा आया है, वो पैसा पॉलिटिकल पार्टी के हिस्से में जा रहा है। और पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन को जब अपने पूरे कच्चे चिट्ठे को देती है बरस दर बरस की, तो उसकी जानकारी देती है कि हमने इतना पैसा प्रचार में खर्च किया, इस प्रचार के हिस्से में भी हमने इतना पैसा इस देश के टीवी मीडिया को दिया, इतना प्रिंट को दिया, इतना सोशल मीडिया में लगा दिया पैसा। वो पैसा लेने के बाद क्या इस पूरी प्रक्रिया के भीतर कोई सवाल भी कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा? तो कोई सवाल गायब है इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में। इसीलिए जब आप इन लिस्ट को देखते हैं तो हो सकता है कुछ क्षण के लिए आपके जहन में सवाल होता हो, क्या लॉटरी वाला और लॉटरी वाले का बेटा बीजेपी में शामिल भी नजर आए और वो फाइनेंस मिनिस्टर के साथ नजर होते हुए नजर आए? तो इसके मतलब क्या है? मतलब चौथा सवाल, इस देश के भीतर में राजनीतिक सत्ता से बड़ा कानून कुछ भी नहीं है। उसके अपना एक इशारा ही इस देश के भीतर में कानून है, और अपने आप में संवैधानिक प्रक्रिया को उसके अनुकूल करने की स्थिति है। राजनीतिक तौर पर ऐसी स्थिति इस देश के भीतर कभी भी आई हो? बहुत छोटी सी स्थिति है। वीपी सिंह तो सिर्फ बफोर्स का एक कागज हाथ में लेके चला करते थे और इस देश को बताते थे, बताइए तो मैं नाम बतला दूं किन्होंने करप्शन किया है और किसने घूस ली है। और उस बफोर्स के कागज को लिखा हुआ तो कभी सामने नहीं आया। वीपी सिंह प्रधानमंत्री भी बन गए, लेकिन करप्शन इस देश को लेकर कहीं एक घृणा की दृष्टि से यहां के लोग देखते हैं। लेकिन अगर करप्शन इस सिस्टम में तब्दील होता हुआ नजर आए तब आप क्या करेंगे? यह एक चौथा एनालिसिस है जिसमें इस देश की पॉलिटिकल पार्टी का सिस्टम उस नेक्सस को आत्मसात कर चुका है जहां पर इस देश की जांच एजेंसी हो, कानून हो या कोई भी परिस्थिति हो, सब कुछ मिलजुल कर एक सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहा है। और पांचवा एनालिसिस बहुत साफ तौर पर है, इस देश के भीतर में अब सुप्रीम कोर्ट को बहुत एग्रेसिव वे में इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से चीजों को बता देना चाहिए कि क्यों इस देश के भीतर में तमाम एजेंसियां, चुनी हुई सरकार सही, और जब जब इस बात का जिक्र पार्लियामेंट के भीतर इसको कहकर होता है कि पार्लियामेंट की ताकत से बड़ा कुछ भी नहीं है, और रास्ता इस देश की बिखरी हुई जनता दिखा नहीं पाती है, वो अलग अलग जगहों पर बटी हुई है, तो फिर सवाल यह भी है कि जिसके पास ज्यादा बड़ी पूंजी होती है वही चुनकर भी अगर आएगा तो राजनीतिक तौर पर इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करने वाली सुप्रीम कोर्ट भी कहीं हार तो नहीं रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को संसद की ताकत बदलने की स्थिति में रखती है और बार बार यह बदला गया है। तो क्या इस पूरी प्रक्रिया के भीतर अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि हम उस
मुहाने पर पहुंच चुके हैं जहां पर हमको डिफाइन करना होगा कि देश कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से चलेगा या नहीं चलेगा, या कॉन्स्टिट्यूशन के भीतर जो पावर अलग अलग संस्थानों को दी गई है वह संसद या ताकत जो सत्ता की होगी उसके जरिए प्रभावित होगी। ये सारे सवाल इन पूरी की पूरी लिस्ट में कैद हैं। सवाल यह नहीं कितने हजार करोड़ कितने लाख करोड़ इस दौर में किसके पास कमाई के आ गए, किसने दे दिए। सवाल है इस पूरे सिस्टम में जो बताया दिखाया जाता है उससे हटकर पर्दे के पीछे का खेल उसके ठीक उलट होता है, और इस पर इस देश की सिस्टम और इस देश की व्यवस्था और इस देश की सत्ता की सहमति होती है, वो सत्ता राज्य स्तर पर भी क्यों ना हो। इन 5 सवालों से इतर हो सकता है आपके जहन में यह भी हो कि इस लिस्ट के भीतर जो बड़े बड़े नाम हैं जिसका जिक्र हो रहा है कि लगभग 20 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने 100 करोड़ से ज्यादा पॉलिटिकल फंडिंग की है। उस 20 कंपनियों में से 12 कंपनियां तो दबिश के आश्रय सीबीआई और ईडी और आईटी के दायरे में रही है। फिर वो कैसे कर रही थी और सब कुछ उनको कैसे मिल रहा था। अगला सवाल इस दौर में दूसरा निकल कर आता है कि अगर इतनी बड़ी तादाद में सब कुछ होता रहा और 20 कंपनियां जिस रूप में काम कर रही थी इस देश के भीतर में जो बड़ी तादाद में 100 करोड़ से ज्यादा देने की स्थिति थी, तो क्या बीजेपी के पास आए 6000 करोड़ से ज्यादा पूरे तरीके से अवैध है, गलत है? कांग्रेस के पास आए 1600 करोड़ से 1400 करोड़ से ज्यादा पूरे तरीके से गलत है। ममता बनर्जी की पार्टी के पास 1600 करोड़ से ज्यादा की रकम यह अवैध है। बीआरएस के पास 1200 करोड़ से ज्यादा अवैध है, और नवीन पटनायक बीजेडी के पास आए लगभग 775 करोड़ अवैध है। क्योंकि पूरा इलेक्ट्रॉल बॉन्ड ही सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक गैर कानूनी करार दे दिया और उसकी लीगल एस्पेक्ट खत्म कर दिया, लेकिन उसके जरिए जो पैसा रोटेट कर रहा था वह लीगल कैसे हो सकता है? आज इसी सवाल पर छोड़ रहे हैं, शाम में मिलेंगे तब जिक्र होगा आपसे इस पूरी प्रक्रिया के भीतर का पैसा अब उसका क्या होगा, क्या होना चाहिए, और इस देश का लोकतंत्र इस ब्लैक मनी और इस गलत तरीके की कमाई के जरिए कहीं इस देश की पूरी चुनावी व्यवस्था को बंधक तो नहीं बना चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।